ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। दैट इज heading vapor pressure of liquid solution। देखो इसमें मेनली जो होता है ना, रॉल्ड्स लॉ आता है कि इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज और रॉल्ड्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट पूछी भी जाती है। इसकी स्टेटमेंट एक तुम्हें याद होनी चाहिए। रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है भाई? पहली बात, रॉल्ड्स लॉ वोलेटाइल लिक्विड के बारे में बताया था कि जब हम लोग वोलेटाइल लिक्विड को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तुम लोग को समझना होगा कि वेपर प्रेशर कहते किसको हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर मान लो कुछ लिक्विड डला हुआ है, कुछ लिक्विड डला हुआ है, डैट इज और ये लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड है। क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड है आपके पास। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये तुम्हें समझना होगा। देखो दो तरीके के होते हैं सब्सटेंस हमारे पास, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मैंने बताया था तुमको कि वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली वेपर प्रेशर दे देते हैं, है ना, मतलब हल्का सा हीट करते ही वो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर दे देंगे। ठीक है ना। अब वेपर प्रेशर क्या होता है ना, तो तुमने कुकर में देखा होगा, खाना बनाते हैं तो ऊपर से ढका हुआ होता है ये चीज़, ठीक है ना, एक मिनट, ऊपर से ये चीज़ ढका हुआ होता है। और जब इसको तुम लोग हीट करते हो, जब तुम लोग इसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद, है ना, यहाँ से एक वेपर जनरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये लिक्विड जो तुमने डाला है, ये लिक्विड जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई, क्रिएट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया तुम लोगों को? हाँ ठीक है, भैया। मैं डायग्राम मिटा देता हूँ, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। अच्छा, ये जो लिक्विड, तो ये जो लिक्विड डाल रहे हो तुम लोग, इस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि वॉलेटाइल लिक्विड की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर भी क्या होगा भाई, उतना ही बहुत उतना ही ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आती है तुम लोगों को? ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। ये तो बेसिक्स था, तो पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा आज, तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो फोर ए सॉल्यूशन of volatile liquid, volatile liquid comma the partial pressure मैंने समझा दिया था तुम लोग को पिछले क्लास में। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है ना। ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये बात मैंने शायद पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। मोल फ्रैक्शन, है ना, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है मेरे पास, मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट है, ठीक है। एक कंपोनेंट वन ले लेता हूँ, एक कंपोनेंट टू ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे कंपोनेंट वन, इसके अंदर मैं मान लो तुम्हारा ये मिला रहा हूँ कंपोनेंट वन, ठीक है ना, ये आपका कंपोनेंट वन हो गया। और एक कंपोनेंट मैं क्या करता हूँ, और ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, एक कंपोनेंट इसमें और ऐड कर दिया, डैट इज़ और कंपोनेंट टू, ठीक है ना। दो कंपोनेंट इस कंटेनर के अंदर क्या कर दिए भाई, मैंने मिक्स कर दिए हैं, ठीक है ना। और जो कंपोनेंट फर्स्ट था, ठीक है ना, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा
वो क्या हो जाएगा P1, और जो कंपोनेंट 2 है इसके अंदर उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा P2। ठीक है, ये बात समझे तुम लोग को आती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा भाई, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट का उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। ये रॉल्ड्स लॉ ने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ हम लोग को बात मालूम है कि जो फॉर कंपोनेंट फर्स्ट मैं कह सकता हूँ जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट फर्स्ट का वो क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंपोनेंट फर्स्ट के मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा, डैट इज, ठीक है ना, P1 नॉट। ठीक है ना, ये P1 नॉट है क्या भाई, ये वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात तुमको समझ में आती है। सिमिलरली अगर मुझे कंपोनेंट टू के लिए बात करना होगा तो फॉर कंपोनेंट टू के लिए क्या हो जाएगा भाई, जो P2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Chi2 के। ठीक है, क्योंकि रॉल्ड्स ने पहली बात यहाँ पे क्लियर कर दिया है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो X2 के क्या हो जाएगा भाई, मतलब Chi2 के क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटा देना तो यहाँ भी आ जाएगा, सॉरी P2 नॉट और Chi2। ठीक है ना, तो हमारे पास दो इक्वेशन हम लोग को मिल चुकी है। अच्छा ठीक है, अब मुझे अगर इस कंटेनर का टोटल प्रेशर चाहिए, है ना भाई, अगर मुझे इस कंटेनर का टोटल प्रेशर चाहिए तो मैं क्या करूँगा भाई, P1 प्लस P2 करूँगा, राइट, P1 प्लस P2 कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने टोटल प्रेशर निकालना है, तो P टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, P1 प्लस P2, ये हो जाएगा। अब देखो P1 की जो वैल्यू है वो क्या था भाई, P1 नॉट Chi1, और P2 की वैल्यू क्या आपके पास, ये ऊपर है P2 नॉट और Chi2। है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था तुम्हारे पास कि Chi1 प्लस Chi2 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, इस फॉर्मूले को हम लोग ना Chi2 के टर्म में चेंज कर लेंगे। तो P1 नॉट, अब देखो अगर मुझे यहाँ से Chi1 निकालना होगा तो यहाँ से Chi1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस Chi2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1 माइनस Chi2। तो यहाँ पे मैं Chi1 की जगह 1 माइनस Chi2 पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में Chi2 प्लस P2 नॉट और Chi2, राइट। अब क्या करो, P1 नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो P1 नॉट और माइनस P1 नॉट Chi2 प्लस P2 नॉट और Chi2। इक्वेशन समझ में आती है, ठीक है ना। अब देखो इसमें से और इसमें से, है ना, क्या चीज़ कॉमन आ रहा है तुमको, Chi2 Chi2। कॉमन आ रहा है ना। तो Chi2 को हम लोग क्या कर लेंगे भाई, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और बाकी जो ये जो है जो ये P1 नॉट है ये अपनी जगह पे रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनली P1 नॉट अपने जगह पर, और इसमें से Chi2 कॉमन निकालना है आपको। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, माइनस का P1 नॉट और प्लस का P2 नॉट, ये बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कुछ। हाँ भैया। तो ये हमारा टोटल प्रेशर है ना का एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको पता चल गया है। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला तुमको याद हो जाना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रेशर का। ओके, तो ये छोटा सा डेरिवेशन है जो कि हमने ड्राइव कर लिया है। अब देखो हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ठीक, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन।
के बीच में ग्राफ है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए एक और बाउंड्री खींच लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अब मान लो यार कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, तुम्हारे पास कंपोनेंट फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो इसका प्रेशर भी क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, तो कंपोनेंट फर्स्ट को मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया था ऊपर डायग्राम में, मैं यहाँ भी कर देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर कंपोनेंट फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा भाई, वो भी मैक्सिमम होगा। तो इसका P1 नॉट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन इस साइड घटा दूँ, मतलब कि मैं इस साइड क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, तो क्या इसका प्रेशर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। हाँ भाई, प्रेशर मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शन अगर कम होगा इस जगह आने पर तो प्रेशर भी क्या होगा, इस जगह जाने पर कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन क्लियर हो गया सबको? आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, मान लो कि इधर काई2 की वैल्यू, मतलब कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन मान लो इधर था ही नहीं, लेकिन जब मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ, राइट मतलब इस तरफ जा रहा हूँ, तो मैं x2 की कंपोनेंट मैक्सिमम कर रहा हूँ, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूँ। तो अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊँगा तो क्या जो P2 है, क्या जो P2 है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इस जगह जाने पर? हाँ भैया। बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान रखना है, बढ़ जाएगा। जब मैं इधर से इधर जाऊँगा तो ये बढ़ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास P2 नॉट, और ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, P2 की लाइन कहलाएगी, और ये वाली लाइन कौन सी कहला रही है आपके पास, P1 की लाइन कहला रही है, राइट। और जो ऊपर वाली लाइन होगी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, टोटल प्रेशर को। आप फिर से समझा दीजिए। एक मिनट, तो यह लाइन रिप्रेजेंट करेगा P1 प्लस P2 को। ठीक है, सबसे पहले तुम मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फिर ये ग्राफ समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर ग्राफ खींचना है, तो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ कैसा आएगा भाई, कांस्टेंट आएगा। कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? अगर ये समझ में आ रहा है तो ये ग्राफ भी समझ में आ रहा होगा कि मोल फ्रैक्शन बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अल्टीमेटली, है ना। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? हेलो, बोलो भाई, अभी तुम माइक खोल के कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं सर, ये समझ में आ गया, इतनी सी बात? नहीं कहना, हो गया बस पूछना था। ठीक है, हाँ हाँ, ये आ गया। अब मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूँ कि हाँ। कंपोनेंट फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मान लो कंपोनेंट 2 का मानो 0 था, ठीक है ना, और मैं इस साइड जाने पर कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कर रहा हूँ, मतलब बढ़ा रहा हूँ, तो क्या इसका प्रेशर बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, अभी मैंने बताया। ठीक है ना, तो ये कंपोनेंट 2 के लिए हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास P2 नॉट, और ये लाइन हो गई P2 की। ठीक है, इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं उल्टा कह दूँ कंपोनेंट 1 के लिए, कंपोनेंट 1 यहाँ पर मिनिमम था, सॉरी मैक्सिमम था, ठीक है, और उस साइड जाने पर मिनिमम कर रहा हूँ कंपोनेंट फर्स्ट को, तो मिनिमम करूँगा तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम हो जाएगा। मतलब डिक्रीज का मतलब क्या होता है, ये वाली लाइन। ठीक है, डिक्रीज का मतलब ये वाली लाइन, और इंक्रीज का मतलब इधर वाली लाइन। तो इधर से इधर जाने पर अगर डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, तो जाहिर सी बात है भाई इसका प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है ना, तो P1 का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, है ना, और P1 इधर मैक्सिमम है तो इधर P1 नॉट भी मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी भाई, टोटल प्रेशर वाली लाइन कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली बड़े बड़े डायग्राम में दिखाया है और कलर कर दिया है मैंने। देखो कंपोनेंट फर्स्ट इधर जाने पर डिक्रीज हो रहा है तो इसका प्रेशर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कंपोनेंट 2 इधर जाने पर इंक्रीज हो रहा है तो इसका प्रेशर भी क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ ये डायग्राम? कनिका तुम ही कह रही थी ना समझ में नहीं आया है? यस सर, हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला देखकर काम करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये रॉल्स-रॉ ने बताया था कि जब किसी वॉलेटाइल लिक्विड को लिक्विड सॉल्यूशन में मिलाते हैं, है ना, तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं।
तो ये तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए था, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ वेपर फेज की बात करें, ठीक है ना, मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि यदि मैं कहता हूँ अगर इफ, मान लो कि मेरे पास कोई कंपोनेंट y1 है ना, और उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, y1 है। कोई कंपोनेंट दूसरा है मेरे पास, उसका मोल फ्रैक्शन मेरे पास y2 है। तो ये कंपोनेंट फर्स्ट हो गया, कंपोनेंट 2 हो गया, और दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या मान लिया मैंने, y1 और y2। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट फर्स्ट एंड 2 है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली 2 है ना। और किस फेज में लिया हूँ मैंने, वेपर फेज में। अभी मैंने ऊपर लिक्विड फेज दिया था, अब नीचे वेपर फेज के लिए एक रिजल्ट बता के जा रहा हूँ बस, है ना। इन द वेपर फेज देन, तब फॉर्मूला क्या होगा, तब हम कह देंगे कि कंपोनेंट फर्स्ट का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है वेपर फेज के लिए। किस फेज के लिए, वेपर फेज के लिए। बात ध्यान रख लेना, अगर लिक्विड फेज का क्वेश्चन है, अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास P2 है वो क्या हो जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ y2 इनटू में टोटल प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट था, ठीक, बात समझ में आ गया। तो अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ कैसा आता है भाई, कांस्टेंट। कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। इस ग्राफ को मैंने बना रखा है पीडीएफ में, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने तुमको वेपर फेज के लिए समझा दिया, और ऊपर रॉड स्ट्रोक के लिए समझाया मैंने लिक्विड फेज के लिए। क्लियर है सबको, मैं दिखा दूँ एक बार पीडीएफ, ये तो मैंने लिख के पढ़ाया है, इस चीज़ को मैंने पीडीएफ में बिल्कुल रिटर्न दे दिया है। बताओ भाई किसी को दिक्कत। एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है जो ड्राइव किया है हमने वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। किसके लिए, वॉलेटाइल लिक्विड के लिए। बेटा बोल लो जुबान से, याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। और दूसरा पढ़ाया था मैंने तुमको वेपर फेज में, है ना, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं प्रेशर। तो ये दोनों फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी को दिक्कत है, मैं आगे बढ़ूँ। हाँ भैया। देख लो बढ़िया से, ठीक है ना। तो मैं भी पीडीएफ दिखा देता हूँ एक बार तुमको, ताकि तुमको कुछ भी नया ना लगे देखने में, ठीक है ना। देखो ये रहा तुम्हारे पास स्टेटमेंट, ये तुम्हारे पास स्टेटमेंट हो गई रॉड फ्लो का। ये सारे रिजल्ट मैंने अभी लिख लिख करके दिखा दिया तुम्हें, ठीक है ना। ये देखो ये रहा फॉर्मूला पी टोटल का, बिल्कुल ये चीज़ मैंने तुम्हें ड्राइव करके दिखा दिया है, ठीक। इसके बाद ये डायग्राम अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, कलरफुल डायग्राम इसका एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ठीक है ना। मैं तो तुम्हें कहूँगा कि कलरफुल डायग्राम जो बनाया ना मैं ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, है ना, क्योंकि बच्चे अगर डायरेक्ट इसको देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने कलरफुल कर रखा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। वैसे तुम यहाँ भी देख के पता कर सकते हो, यहाँ पे x1 की क्वांटिटी 1 है, यहाँ 0 हो रहा है, मतलब इधर से इधर जाने पर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो इसका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। और वेपर फेस के लिए मैंने तुम्हें भी बता दिया, ये फॉर्मूला है। तो इतना रिजल्ट मैंने तुमको भी बता दिया है, ठीक। इसके बाद ये डायग्राम भी मैंने भी तुमको बताया, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दी है, और तुम्हें बहुत बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। कोई डाउट है किसी को? नहीं भैया। ठीक है, तो तुम्हें मैं बता रहा हूँ, बच्चे अटकते गए हैं, मुझे मालूम है डाउट कहाँ पे आता है। देखो डाउट ना यहाँ पे आता है, डाउट यहाँ पे इस फॉर्मूले में आता है ना। ध्यान रखना है, ये जो प्रेशर है P2, है ना, ये कौन सा प्रेशर है भाई, पार्शियल प्रेशर है। क्या है ये, पार्शियल प्रेशर,
पार्शियल प्रेशर है, और P2 क्या है भाई, वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर है। तो ये बात तुमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट तुमको याद रखना होगा, बाकी कुछ नहीं। वैसे मैंने वेयर करके लिख दिया था नीचे, यहाँ लिखा है ना, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है वेयर P1 नॉट इफ द वेपर प्रेशर, है ना, लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो ये बस ये बातें तुमको याद रखनी होगी और कुछ नहीं है। चलो, हाँ मैं कह रहा था इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं पीडीएफ नहीं दे सकता इसका। पीडीएफ दूंगा तो ये जो वाइट कलर से लिख रहा हूँ ना, ये फिर हाइड हो जाता है, क्योंकि पेज भी वाइट बैकग्राउंड और ये भी वाइट कलर से लिख रहा हूँ, तो फिर हाइड हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सब तो मैं टाइप करके दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। बाकी अगर तुम्हें भैया उतार लिया हम लोगों। अच्छा किया तुमने उतार लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो दोबारा देखोगे तो वैसे भी तुम्हें पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। वैसे बहुत ही कम बच्चे हैं तो वीडियो दोबारा देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे क्लास के स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। हाँ भैया बहुत ज्यादा। चलो, वो अभी लूँगा ना मैं, कल वो दूंगा तुम्हें, न्यूमेरिकल्स दूंगा सॉल्व करने के लिए, टेंशन मत लो। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमें करना है सॉलिड लिक्विड सिस्टम। फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का क्या होगा जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर से बोलो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसमें ऐड करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, तो नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर ऐड करने पे क्या होगा भाई, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घट जाएगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, प्रेशर कम बनाएगा, मतलब घट जाएगा वो, ठीक है ना। मान लो यार ये मेरे पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर मान लो कंपोनेंट फर्स्ट रखा गया है। ये कंपोनेंट फर्स्ट जो है वो वॉलेटाइल है। क्या है वो, वॉलेटाइल है। तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा देगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा देगा। लेकिन अगर मैं इसमें कोई कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ अलग से, है ना, जो कि नॉन वोलेटाइल है, क्या है वो, नॉन वोलेटाइल है, तो ये नॉन वोलेटाइल क्या होगा भाई, इसके प्रेशर को क्या कर देगा भाई, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा, ठीक है ना। तो ये नॉन वोलेटाइल क्या करता है, प्रेशर को डिक्रीज कर देता है अगर मैं वोलेटाइल लिक्विड में इसको मिलाता हूँ तो, ठीक है ना। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये सब मैं बातें जो बता रहा हूँ। एक्चुअली में ये ज़्यादा थ्योरेटिकल है चैप्टर, तो इसका लेक्चर जितनी बार देखोगे तुम लोग उतना टाइम तुम्हारे मेमोरी में बहुत बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाएगा। तो हमने ऐड करना है किसको किसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या ऐड करना है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, इसको बी मान लेना तुम, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या ऐड करना है तुम्हें, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, इसी को ऐड करना है वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। तो हमारे पास होगा वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इस सॉल्वेंट को ए मान लेना तुम, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर मैं किसी वोलेटाइल में ऐड करता हूँ तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। तो हमें इसमें पता ये करना है कि कितनी डिक्रीज होती है, उसका फॉर्मूला क्या है ना। तो कितनी डिक्रीज होती है, डैट इज़ कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो हमें लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हमको निकालना है, ठीक है ना। और वेपर प्रेशर कितना चेंज होगा वो भी निकालना है, मतलब लोवरिंग भी निकालनी है और चेंज भी निकालना है। तो दोनों का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भी तुम लोग को ड्राइव करा दूंगा। अच्छा ठीक है, बी वाला हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, तो इसका पार्शियल प्रेशर जो होगा इसका जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर, वो क्या मान लूँगा मैं, जीरो मान लूँगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। क्या ये नॉन वोलेटाइल है, तो मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास पी बी जीरो है, ठीक है ना, पी बी नॉट है। पी बी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। अब वो नॉन वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर तो होगा ही नहीं, जीरो मान लिया मैंने, ठीक है ना। और इसमें दो कंपोनेंट थे कंटेनर के अंदर, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी था। तो अगर मुझे टोटल प्रेशर चाहिए सोल्यूशन का पूरा प्रेशर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, P1 प्लस, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर PA प्लस PB, है ना, ये बात कह सकता हूँ। दोनों कंपोनेंट का प्रेशर क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे सम अप करना पड़ेगा, राइट। तो PS क्या हो जाएगा, काई ए और PA नॉट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ठीक है ना।
प्लस में पी वी आ जाएगा आपके पास काई बी और पी वी नॉट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि पी वी हमारे पास जीरो है, तो पी वी अगर जीरो है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि जो पी एस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई, काई ए और पी ए नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। ओके, तो पी एस काई ए क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन है। तो मान लो कि जो मोल है कंपोनेंट ए का वो कैपिटल एन है ना। तो कैपिटल एन अपॉन में टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब एन प्लस कैपिटल एन, ये हो जाएगा, है ना। प्लस में क्या हो जाएगा, पी ए नॉट। तो यहाँ पर जो कैपिटल एन है ये क्या है भाई, मोल ऑफ ए, और जो स्मॉल एन है वो क्या है भाई, मोल मोल ऑफ ऑफ बी। बी कंपोनेंट। ठीक है ना। तो मैं सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ, एक वर्ड अल्फ़ाबेट क्या किसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं सारी बात क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगी तो भाई न्यूमेरिकल तो भूल जाओ, वैसे भी न्यूमेरिकल नहीं होने वाला है भाई। ठीक है ना, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद भी कर लेते हो ना, अगर तुम्हें ये सब एब्रीविएशन नहीं मालूम है तो तुम गलत पुट करोगे चीज़ों को, जहाँ पे मतलब एन की वैल्यू पुट करना है वहाँ पे तुम्हें स्मॉल एन की पुट कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर वहीं ख़राब हो जाता है। ये कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट करता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रख लेना। तो मिस्टेक्स कहाँ आ सकती है वो मालूम है। तो फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट at constant temperature vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, जो पी एस है वो इसके प्रोपोर्शनल है, मुझे इतनी चीज़ दिखाई दे रही है ना। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन अपॉन में स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ये तो लिख ही सकता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? जी भैया। ओके, चलिए इसके बाद मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि जो काई ए प्लस काई बी ये यूनिफॉर्म होता है, मतलब 1 होता है, ये तो जनरल फॉर्मूला है हमारा। ठीक है ना। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, पी एस इक्वल टू में काई ए और पी ए नॉट था, तो काई ए की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस में काई बी लिख सकता हूँ ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो ऊपर फॉर्मूला था वो क्या बन जाएगा, पी एस इक्वल टू में 1 माइनस काई बी ऑफ पी ए नॉट। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, सब्स्टिट्यूट किया मैंने काई ए की वैल्यू, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, ओके। अब क्या करो, पी ए नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस में पी ए नॉट काई बी। ठीक है, ये बात हो जाएगी तुम्हारे पास। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इस टर्म को, ठीक है ना, उस साइड भेज दो, या एक काम करो ना, एक मिनट यार, माइनस है ना इधर तो। ठीक है, तो एक काम करो, मुझे काई भी निकालना है, तो इस वाले टर्म को इधर भेज देता हूँ, इस वाले टर्म को इधर भेज देता हूँ, राइट। तो मेरे पास निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पी ए नॉट काई बी इजकल टू, इधर क्या आपके पास पी ए नॉट, और पी एस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, राइट। बात में आ गया। तो फिर यहाँ से मैं काई बी निकाल सकता हूँ, तो काई बी इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, पी ए नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी ए नॉट। तो ये हमारा एक रिज़ल्ट आ गया। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ और मालूम पड़ती है कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो मैं तुमको बताना चाहूँगा कि पी ए नॉट माइनस पी एस, इसको हम लोग सिंपली डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो ये रिज़ल्ट आया है यहाँ पर पी ए माइनस में पी एस अपॉन में पी ए नॉट, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव, है ना, क्योंकि डिवाइड मार रहे हैं किसी से, मतलब हम लोग कुछ रिलेशन देख रहे हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं इसको। तो हमने कह दिया इसको रिलेटिव, है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग, इस वाले टर्म को
क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो रिलेटिव लोअरिंग है, मैं कह सकता हूँ जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, है ना भाई। सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये एक स्टेटमेंट बन सकती है तुम्हारे पास, ठीक है, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कह सकते हैं वो काई बी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, ओके। अब काई बी क्या है, काई बी क्या है, तो देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था तुमको कि ये एन और कैपिटल एन की बातें बताई थी। तो यहाँ से मैं काई बी क्या निकालूंगा भाई, यहाँ से काई बी क्या हो जाएगा, मतलब बी का मोल अपॉन में टोटल मोल, यही तो है काई बी, क्यों। आ गया। तो इस चीज़ को वहाँ पे जाके पुट कर दो, ठीक है, मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो इस फॉर्मूले में पुट करने जा रहा हूँ मैं काई बी की वैल्यू। तो हमको मालूम ये पड़ेगा कि जो हमारे पास पी ए नॉट माइनस में पी एस इजगल टू में पी ए नॉट था, ठीक है ना, और ये बराबर है एन अपॉन में एन प्लस कैपिटल एन के, ठीक। अब क्या करो, इस फॉर्मूले को थोड़ा पलट दो, ठीक है, तो फॉर्मूले को थोड़ा उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चल जानी चाहिए। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस में पी एस, और ये हो जाएगा एन प्लस कैपिटल एन बाय एन, ठीक है, ओके, क्लियर, ओके। पी ए नॉट अपॉन में पी ए नॉट माइनस में पी एस, क्या मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस में कैपिटल एन बाय स्मॉल एन, हाँ भैया। ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई, ठीक है ना। अब क्या करो, इस वन को उधर लेके जाओ तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ए नॉट अपॉन में पी ए नॉट माइनस का पी एस माइनस में वन, ठीक है ना, इजकल टू में कैपिटल एन बाया स्मॉल एन, ठीक है। अब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास इधर रिज़ल्ट आ जाएगा कि पी ए नॉट और माइनस का पी ए नॉट और माइनस माइनस प्लस पी एस, ठीक है ना, अपॉन में जो है वही लिख दो, पी ए नॉट माइनस में पी एस, और इधर जो बचा है वो लिख दो, ठीक है ना। ये से ये कट गया। तो तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये तो वैसे ही जीरो हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बस पी एस बच रहा है हमारे पास। तो हमने कह दिया कि पी एस अपॉन में पी ए नॉट माइनस पी एस इसका टू में कैपिटल एन बाया स्मॉल एन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर, हाँ भैया। भैया ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, फॉर्मूला थोड़ा पलट दो, फिर से एक बार फॉर्मूला पलट दो तो मुझे मिल जाएगा फिर से रिलेटिव लोअरिंग का एक नया फॉर्मूला, पी ए नॉट पी एस अपॉन में पी एस अपॉन में स्मॉल एन बाया कैपिटल एन, ठीक है ना। तो ये कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे मुझको। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके भैया। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। और यहाँ से ये चीज़ आपके पास डेल्टा पी था, राइट, अगर इसको मैं डेल्टा पी मान लूँ तो मुझे इस फॉर्मूले से ये भी दिखाई दे रहा है और कि डेल्टा पी प्रोपोर्शनल होता है एन बाय कैपिटल एन के, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है ऊपर वाले फॉर्मूले से, क्लियर। जी भैया। तो अभी मैंने डाइवेशन ऑलमोस्ट ख़त्म करा दिया, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही करा दिया पूरा तुम्हारा, ठीक है ना। वैसे ये डाइवेशन आगे हो सकता है मैंने दोबारा पढ़ाया हो PDF में, ठीक है ना। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, वैसे दोबारा आएगा तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा डील नहीं है, 5 मिनट का काम है इसको पढ़ाना, ठीक है। अब बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है, सारी चीज़ें लाइन से बताइए मैंने। ये रहा फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी है कि नॉन वोलेटाइल के लिए उसका प्रेशर 0 ले लेना है और टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे निकालना है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा था, इस रिज़ल्ट को मैंने क्या किया भाई, चेंज कर करके, है ना, चेंज कर करके मैंने ये फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। और फिर इस फॉर्मूले में मैंने काई बी की वैल्यू पुट कर दी, और काई बी की वैल्यू पुट करने के बाद मेरा फाइनल रिजल्ट जो आया वो क्या आया, ये आया, ठीक है। यही स्टेप थे। हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? भाई रिलेटिव ये तो ना तुम्हें मैंने बताया था अभी, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें, जी भैया। रिलेटिव वेलोसिटी बताया था मैंने कि किसी को किसके कौन किसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है ये देखना होता है हम लोग को।
तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पी ए नॉट, दैट इज कॉल्ड, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब डेल्टा पी पी ए सॉरी पी ए नॉट के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, ठीक ओके। है ना। मैंने तो यहाँ पे लिख ही दिया था इसके ब्रैकेट में भाई, ये बात ब्रैकेट में इसीलिए तो लिख दिया था मैंने कि इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और पूछना है किसी को कुछ? नहीं पूछना है? चलो पीडीएफ दिखाने से पहले मैं बात कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है कि जो रॉल्स लॉ है एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, ये आता है। ठीक है ना। तो रॉल्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है, वाई? तो हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले के ऊपर। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी, मान लो कोई कंपोनेंट फर्स्ट है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर का काई वन, मैं पहले P1 नॉट लिख देता हूँ, है ना, P1 नॉट और काई वन, ये फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है। और हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ हमने फॉर्मूला क्या है पढ़ा भाई, P1 इक्वल टू में KH और काई वन, यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो पूरा फॉर्मूला तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है भाई, इस कांस्टेंट का है। अगर ये कांस्टेंट मान लो सेम हो जाते हैं, है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि रॉल्स लॉ एक हेनरी लॉ की तरह ही है, मतलब स्पेशल केस है उसका, कह सकता हूँ ये बात। ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा KH है अगर वो किसी तरीके से मान लो P1 नॉट के इक्वल हो जाता है ना, तो ये फॉर्मूला सेम दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूले फिर सेम दिखाई देंगे। P1 इक्वल टू X1, इधर नीचे भी P1 इक्वल टू में काई वन दिखाई दे रहा है, X नहीं है काई है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे कि P1 इक्वल टू काई वन, तो दोनों का फॉर्मूला एक ही दिखाई दे रहा है, रॉल्स लॉ का भी और हेनरी लॉ का भी। इसीलिए कहा जाता है कि रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बात समझ में आ गया तुम्हें? हाँ भैया। जी भैया। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फिर, क्योंकि इतना वहाँ पे सिर्फ मैंने थ्योरी लिख दिया है, जहाँ पे पीडीएफ में है मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वहाँ पे। ठीक है ना। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तुम्हें मेरे वीडियो में, मैं लेक्चर में और यहाँ मिलेगा। लिखी हुई चीज़ अलग होती है यार, और जो हमने पढ़ रहे हैं वो चीज़ अलग होती है। तो पीडीएफ पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो तो यह देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ा दिया है सॉलिड लिक्विड सिस्टम, है ना, उसमें मैंने ये बात बताई थी मैंने। फिर मैंने ये फॉर्मूला निकलवा दिया था, मैंने ये दो फॉर्मूला निकलवा दिया था। फिर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए मैंने पीएच की वैल्यू अलग फॉर्म में निकलवाई थी तुम्हें, ये देखो। तो यहाँ से तुमको क्या दिखाई दे रहा था कि पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, है ना। तो इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया था, फिर ये माना था मैंने, फिर सब कुछ सॉल्व करवा करके मैंने एक फाइनल रिजल्ट बताया था तुमको कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर काई बी के क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और काई बी इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। और ये साइड टर्म मैंने बता दिया तुमको, यहाँ लिखा हुआ है, सारा चीज़ लाइन से लिखा हुआ है। ठीक है ना। फिर मैंने तुमको ये वाला फॉर्मूला भी सॉल्व करवाया। ठीक है। अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने पढ़ा के आ रहा हूँ इसको। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें सॉल्व करवा दिया मैंने, ये बात भी बताई मैंने। ठीक है ना। और देखो ये भी पढ़ा दिया मैंने तुम लोग को, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो देखो मैंने लिख के पढ़ा रहा हूँ, टाइप भी कर रखा है मैंने, दोनों काम कर रखा है मैंने। ठीक है ना। तो ये तुम्हें पीडीएफ, बस यहीं तक पीडीएफ है, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। इसके बाद से अगली क्लास में ना न्यूमेरिकल करेंगे। थ्योरी कुछ ज़्यादा हो गया ना, लगातार थ्योरी करवा रहा हूँ शायद मैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। तो अब हमारे पास लॉट्स ऑफ फॉर्मूले आ चुके हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे अगली क्लास से न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल जब भी हो पाएगा जब आपको सारे क्वेश्चन मालूम है, उनके वेरिएबल एब्रीवेशन सब मालूम है, किसको क्या कहते हैं, तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो एक दिन क्या मतलब आज सैटरडे है ना, तो आज एक काम करो, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो,
मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा एज असाइनमेंट, कल भेज दूंगा, ठीक है ना, 11-12 बजे ठीक है तक, भैया। या आज रात में हो सके तो आज रात में भेज दूंगा। फिर उसको तुम लोग सॉल्व करके मेरे को ट्यूसडे को दिखा देना। संडे का तुम्हें होमवर्क दे दूंगा मैं, करते रहना बैठ के अपना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, ठीक है ना।